नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के लोग और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं किर स्टारमर ये पूरी तरह शॉक में हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश की है जो डायरेक्टली यूके के नेशनल प्राइड के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड्स की। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो बेसिकली मान लीजिए कल के डेट में ट्रंप ये कह दें कि जो अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है जिसको लेकर कोई विवाद है नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर ट्रंप ये कह दें कि ये भारत का हिस्सा नहीं होगा, कुछ इस प्रकार की चीजें आप सोच सकते हो। तो यहां पर क्या है ना, जो फॉकलैंड आइलैंड्स है ये विवाद है यूके और अर्जेंटीना के बीच में, तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है। ये आप देख सकते हो खबर, ट्रंप क्वेश्चंस यूके क्लेम ऑन फॉकलैंड आइलैंड। इसकी हिस्ट्री, यहां पर हुआ क्या था, अभी ट्रंप ने क्या सवाल उठा दिया, इसको कैसे बचाया जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर अब आपको स्किल बेस्ड जो कोर्स है, जो आज के जमाने में जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई, इसके बारे में सारी डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि ये फॉकलैंड आइलैंड्स है क्या, इसकी ज्योग्राफी समझिए। हम बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशन की। ये साउथ अमेरिका, अगर आप देखोगे इसके नीचे के साइड में अर्जेंटीना के जस्ट पास में, अगर आप राइट साइड में देखिए अर्जेंटीना, और यहां से बहुत ही कम दूरी पर, आप समझ सकते हैं लगभग 480 किलोमीटर के दूरी पर ये फॉकलैंड्स आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है वेस्ट और दूसरा है ईस्ट। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि है तो अर्जेंटीना के काफी नजदीक, लेकिन इसको कंट्रोल अर्जेंटीना नहीं करता है, ये कंट्रोल किया जाता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एज ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। ये अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो फॉर आप मान लीजिए इंडियन ओशन में चागोज आर्किपेलागो जो कि मॉरिशस के साथ विवाद है, तो वैसा ही है यहाँ पर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, जो कि ब्रिटेन के कई सारे आपको आइलैंड्स, अलग अलग टेरिटरी जो हैं वो अभी भी ब्रिटेन कंट्रोल करता है, तो उसी में से ये भी हिस्सा आप कह सकते हैं। लेकिन अर्जेंटीना अपनी सॉवरेनिटी इसके ऊपर क्लेम करता है, उसका मानना है कि ये नेशनल टेरिटरी का पार्ट है, मतलब ये अर्जेंटीना का पार्ट होना चाहिए। अब ये मैटर इसलिए करता है, एक तो इसकी लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो शिपिंग रूट्स है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो अर्जेंटीना के नीचे और जो चिली है उसके नीचे से होकर शिपिंग रूट जाती है, इसको हम कहते हैं केप हॉर्न, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यूके जो है अपनी मिलिट्री बेस माउंट प्लेजेंट पर कंट्रोल करता है। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आपके मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है कि माउंट प्लेजेंट, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये आपको फॉकलैंड आइलैंड्स में देखने को मिलेगा, तो वहां पर अपना बेस मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी जाना जाता है, फिशिंग हो गया, पोटेंशियल ऑफशोर ऑयल भी यहाँ पर बताया जा रहा है बड़ी मात्रा में, तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस तो है ही है, क्योंकि ये यूके और अर्जेंटीना दोनों के नेशनल प्राइड का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि दोनों ही देश इसको अपना मानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इतिहास क्या रहा है। देखो कॉलोनियल ओरिजिन की अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि स्पेन इसको कंट्रोल करता था, क्योंकि साउथ अमेरिका में ज़्यादातर कई जगह आप देखोगे तो वहाँ पर स्पेन का जो है काफ़ी कंट्रोल हुआ करता था, तो इस आइलैंड के ऊपर भी स्पेन का कंट्रोल था। ब्रिटेन ने अपना जो कंट्रोल है इसके ऊपर 1833 में स्टैब्लिश किया था, और ब्रिटेन का मानना है कि उसने स्पेन से ये लिया था। अर्जेंटीना का क्लेम यह है कि स्पेन से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इसका जो एक्चुअल राइट है वो अर्जेंटीना के पास होना चाहिए था। तो इसी को लेकर लगातार मुद्दे उठते रहे कई वर्षों तक, और फाइनली आप देख सकते हो 1982 में एक वॉर होता है। अर्जेंटीना क्या करता है, इस आइलैंड को इन्वेड करने की कोशिश करता है। मतलब अर्जेंटीना का मानना था कि भाई ये आइलैंड हमारा है, और वो इस आइलैंड को एक प्रकार से अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है। और उस समय यूके की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी मार्गरेट थैचर। उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि यूके की जीत हुई और अर्जेंटीना को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ता था। और वॉर के बाद की रियलिटी की अगर हम बात करें तो आज तक यूके अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इस आइलैंड पर रखता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता भी दूं, इसको लेकर रेफरेंडम भी हुआ था 2013 में, जैसे 2015 में आपको याद होगा स्कॉटलैंड को लेकर रेफरेंडम हुआ, सेम उसी प्रकार से इसमें जो रेफरेंडम हुआ, और वहां के जो लोग हैं बताया जाता है कि वो ब्रिटेन के अंडर में ही रहना चाहते हैं। 99.8% लोग प्रो यूके की तरफ थे, और अर्जेंटीना जो है अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया रखता है। उनका कहना है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, ये एक्चुअल में हमारा हिस्सा था, ये हमें हमारे अंडर में होना चाहिए। और ट्रेडिशनली अगर हम बात करें यूएस की पोजीशन की, कि अमेरिका का इसको लेकर क्या पोजीशन है, देखो अमेरिका वैसे तो दिखाता है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इम्प्लिसिट सपोर्ट जो है वो यूके को करता है, क्योंकि नेटो अलाई है और यूके और यूएस काफ़ी अच्छे खासे मित्र हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब वॉर हुआ था ना 1982 में,
फॉकलैंड आइलैंड को लेकर अर्जेंटीना और यूके के बीच में, तो उस समय भी यूएस की जो इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट है उसने यूके की मदद की थी। मतलब अगर मान लीजिए यूएस के स्टैंस में कोई भी शिफ्ट आता है उसके पोजीशन में, तो ये जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा। अब क्वेश्चन ये है कि फिर हुआ क्या, हम इसकी बात अब क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है ना कि यहाँ पर ऑफिशियली अमेरिका ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो पेंटागन है वहाँ से एक ईमेल लीक हो गया है। एक कॉन्फिडेंशियल पेंटागन कम्युनिकेशन सामने आया है जिसमें यह सजेस्ट किया जा रहा है कि यूएस का जो पोजीशन है फॉकलैंड सॉवरेनिटी को लेकर कि ये यूके के अंडर में होना चाहिए, इसको लेकर यूएस रिकंसिडर कर सकता है। एंड इसी की वजह से यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, बस क्योंकि यहाँ पर ये ईमेल लीक हुआ जिसके बारे में ये चर्चा हो रही है कि यूएस अपना पोजीशन चेंज करने वाला है, एंड दैट इज वाई हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसका ट्रंप के स्ट्रैटेजिक प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या लिंक है? ट्रंप के अंडर में अगर आप देखोगे जो फॉरेन पॉलिसी है वो अक्सर प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो उनके अलाइज ही क्यों ना हो। दुश्मन की तो बात छोड़ ही दो, उनके जो मित्र देश हैं, यूके इतना ज़्यादा क्लोज है यूएस के, उसके बावजूद भी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं ट्रंप, ताकि यूके को सप्रेस किया जा सके। और जो फॉकलैंड का इशू है वो बताया जा रहा है कि यूके और जो यूरोपियन अलाइज हैं उनके बीच में आपको डिसएग्रीमेंट देखने को मिल सकता है, स्पेशली क्योंकि देखो क्या हुआ है ना कि ये फॉकलैंड का इशू इसलिए कहीं ना कहीं सामने लाया जा रहा होगा क्योंकि आपने देखा होगा ईरान वॉर के समय जो ट्रंप हैं वो बार बार बोलते रहे कि नेटो के जो अलाइज हैं, यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, उनको भी आना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनमें से कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं आया। तो इसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ थे। तो कहीं ना कहीं पीछे के थ्रू एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर यूके को पनिश किया जाए, यूरोप के और भी देशों को पनिश किया जाए। अभी उन्होंने वापस से टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है यूके के, मतलब जो यूरोपियन यूनियन की गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है। तो नेटो का बर्डन शेयर, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ट्रंप अक्सर अपनी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो फॉकलैंड भी एक प्रकार से बार्गेनिंग चिप की तौर पर ट्रंप देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर ग्लोबल रिएक्शन क्या रहा है? ऑब्वियस सी बात है, यूके की तरफ से स्ट्रांग रिजेक्शन दिया गया है कि ये सॉवरेनिटी का मामला है और ये नॉन नेगोशिएबल है। और उन्होंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हवाला दिया है, कहा है कि इसको लेकर रेफरेंडम हो चुका है, 1982 में ही मामला वैसे तो क्लोज हो गया था, तो अब इसका मामला आना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक अर्जेंटीना का सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेवियर मिली, तो उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया है, मतलब एक प्रकार से वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे होंगे कि ये हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अर्जेंटीना का स्टैंड ये है कि ये दिखाता है कि यूके का जो पोजीशन है वो यूनिवर्सली सपोर्टेड नहीं है। मतलब यूके जो कहता है कि ये फॉकलैंड आइलैंड उनका पार्ट है, ऐसा नहीं है कि हर एक देश उसको मानेगा। तो अर्जेंटीना इसको पुश करने की कोशिश करेगा और इसीलिए अर्जेंटीना का कहना है कि हमें इसको लेकर फर्दर नेगोशिएशंस करना चाहिए। अर्जेंटीना कहीं ना कहीं यूएस की जो न्यूट्रलिटी शिफ्ट है उसको यहाँ पर देख रहा है और वो एक डिप्लोमेटिक गेन हो सकता है अर्जेंटीना के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये मुद्दा सामने आया इतना एक्सप्लोसिव था जिसकी वजह से यूएस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को डाउनप्ले किया और कहा कि देखो ऐसा कोई बड़ा बात है नहीं, ये बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, लेकिन इससे अभी हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे हो, जब भी इस तरह की चीज़ें होती है ना, आप उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करो, लेकिन डैमेज तो हो चुका था, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र होना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे का जियो पॉलिटिक्स समझिए। एक तो आप समझ रहे हो कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको कैसे वेपनाइज किया जा रहा है। यूएस बेसिकली फॉकलैंड को लीवरेज की तरह ले रहा है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो प्रेशर डिप्लोमेसी के टूल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा है यहाँ पर वेस्टर्न अलायंस काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। ट्रेडिशनली यूएस और यूके स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस में थे, लेकिन यहाँ पर अब दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट बढ़ता जाएगा दोनों देशों में। तीसरा है यहाँ पर डोरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवाइव करने की कोशिश। मतलब फॉकलैंड डिस्प्यूट वैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई डिस्प्यूट अब रहा नहीं था, ये फ्रीज हो गया था, लेकिन वापस से ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर ये एंटर कर रहा है और वैसा ही पैटर्न हमने क्राइमिया, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में कई जगह देखने को मिला। इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन का नैरेटिव, मतलब अर्जेंटीना क्या कहता है कि ये कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है और यहाँ पर यूएन का जो क्लासिफिकेशन है इसके हिसाब से हमें ये मिलना चाहिए था। लेकिन यूके का काउंटर ये कि देखो आइलैंडर्स का जो राइट है टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वो होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पर जब हम वोटिंग कराते हैं तो 99% से ज़्यादा लोग जो हैं हमें सपोर्ट करते हैं, वो ब्रिटेन के अंदर में रहना चाहते हैं। तो ये आपका हिस्सा कैसे हो सकता है?
है। और इसके अलावा एनर्जी और इकोनॉमिक स्टेक्स भी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब इसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह भी हो रहा है और उसमें बड़ी मात्रा में ऑयल निकलने के चांसेस हैं। फिशरी से ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती है। तो इसका मतलब अगर आप कंट्रोल करते हो तो आपको इकोनॉमिक एडवांटेज हो जाता है। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ट्रंप ने जो मुद्दा उठाया है, इसमें आपको ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स में एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे आपको याद होगा, अभी कुछ पिछले साल ग्रीनलैंड को ये परचेस करने की बात कर रहे थे, तो ये टेरिटोरियल एम्बिशन दिखाता है ट्रंप का। दूसरा, नेटो के फंडिंग के ऊपर प्रेशर था, मतलब कि वो ये कह रहे थे कि बाकी भी जो देश हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो ये इकोनॉमिक कोर्जन हो गया। और अब फॉकलैंड इशू का लाना मतलब डिप्लोमेटिक लीवरेज, जो कि ट्रंप की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें शायद अभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन ट्रंप ने वैसे ये मुद्दा उठा दिया है। तो देखते हैं अब इसको लेकर आगे होता क्या है। बट आई होप कि फॉकलैंड आइलैंड को लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो अर्जेंटीना ग्लोबली किस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।